नमस्ते विद्यार्थियों, मैं आप सभी का कक्षा 8वीं हिंदी सुलभ भारती इस वीडियो में आप सभी का मैं प्रकाश जोशी स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ क्रमांक 8 पूर्ण विश्राम यह पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ के जो लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार का शुरुआत में हम देखते हैं इस पाठ के जो लेखक है उनका परिचय। सत्यकाम विद्यालंकार, इनका जन्म 1935 लाहौर में हुआ है और एक सफल संपादक, लेखक और एक अच्छे कवि भी है। उनकी जो लेखन की विशेषताएं है बच्चों, सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली, उनके लेखन की यह एक विशेषता यहाँ पर बताई गई है। और उनका जो लेखन है वह व्यावहारिक लेखन होता है और व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर वह अपने लेखन पर बल देते हैं। इस तरह के उच्च कोटि के हमारे इस पाठ के लेखक है पूर्ण विश्राम, और उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हम अब देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी आदि। तो इस तरह के उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन्होंने लेखन जिस किताब का किया है उस किताब का भी हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। तो बच्चों, पूर्ण विश्राम इस गद्य संबंधी हम शुरुआत में जानकारी देखते हैं कि पूर्ण विश्राम, आपको सबको पता है पूर्ण विश्राम यानी हमें जो आराम मिलता है उसे पूर्ण विश्राम कहते हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि आजकल का जो माहौल है यह माहौल आपाधापी का है, यानी इतना आदमी व्यस्त हो गया है अपने जीवन में कि उस व्यस्त जीवन का परिणाम उसके शरीर पर होने लगा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने तबीयत को, अपने शरीर को किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास आपका शरीर में बताते हैं तो डॉक्टर आपके शरीर की जांच करते हैं और फिर आपको जो अच्छी सलाह है वह सलाह देते हैं। ऐसे हमारे पास में लेखक यहाँ पर डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच करने के बाद डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि तुम्हारी तबीयत अच्छी है, तुम्हें सिर्फ इधर उधर कहीं हवा पलटने की तुम्हें जरूरत है, तुम अच्छी जगह को जाओ और वहां कुछ दिन रह कर आओ, तुम्हारी तबीयत अच्छी है। इस तरह की यह सलाह देते हैं। पर कभी कभी बच्चों ऐसा हो जाता है कि हमें इस तरह का अवसर मिलता है कहीं जाने का, फिर हमारा जो घरेलू उलझनें होती है उस हमारी घरेलू उलझनों के कारण हम यह जो आनंद के पल होते हैं यह आनंद के पल हम उठा नहीं पाते। इस तरह जो हम तय करते हैं तो वह पूरा नहीं होता। कभी कभी उलझनें आती है और यह सारी जो हमारी जो तय किया हुआ है बाहर जाने का तो वह नहीं हो पाता। तो इस कहानी में बच्चों यह एक हास्य व्यंग्य कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के फल मुश्किल से ही मिलते हैं और जब कभी ऐसे अवसर मिलते हैं तो घरेलू जो उलझने हैं इसके कारण इन फलों का आनंद हम नहीं उठा पाते। इस तरह का इस गद्य का आशय बच्चों यहाँ पर है। तो चलो बच्चों, हम देखते हैं इस पूर्ण विश्राम इस कहानी का जो पठन है। हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का आपके पास अगर किताब हो तो आप सब निकाल लें। ऊपर हम देते 1 नंबर पृष्ठ क्रमांक 19 पर पाठ 8वां पूर्ण विश्राम मैं पढ़ रहा हूं, आप सब किताब की ओर ध्यान दीजिए। डॉक्टर ने बाहों पर काला कपड़ा लपेटा और रबर की थैली से हवा फूंक कर नाड़ी की गति देखी
फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा, लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई, घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जीव की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूरा विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी, चांदनी रात का मजा जो करनी है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। देखो बच्चे, यहाँ तक हम देखते हैं और अगला परिचय बाद में देखते हैं। जब लेखक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने क्या किया, लेखक को एक बाहों पर एक काला कपड़ा लपेटा। आपको सबको पता है, यहाँ पर जिस क्या जो बीपी है, ब्लड प्रेशर अगर जांचते हैं डॉक्टर, तो यहाँ पर उसकी पट्टी लगाते हैं और पट्टी लगाने के बाद इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, वहाँ उसमें जो हवा है वो भरते हैं। ऐसा एक रबड़ की थैली होती है और उस रबड़ की थैली दबाते हैं और उस व्यक्ति का बीपी वह कितना है यह जांचते हैं। तो यहाँ लेखक का भी डॉक्टर ने यही किया कि इनका बीपी चेक किया और फिर डॉक्टर लेखक से कहते हैं कि कुछ सीरियस बात नहीं है, आपकी तबीयत अच्छी है, आप दफ्तर से छुट्टी ले लो और पूरे विश्राम के लिए आप कहीं बाहर होकर आइए। तो बच्चों, यहाँ इस पहले परिचय में निरोग यह एक शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ है रोग रहित, निरोग, निरोग, और इसका अर्थ है रोग रहित। यानी तुम्हारे अंदर कोई रोग नहीं है। तो जब डॉक्टर ने कहा तो लेखक ने घर अपनी पत्नी को वहां बता दिया कि चलो हमें पूरे विश्राम के लिए जाना है। और कहा जाना है बच्चों, जुहू। और जुहू की तैयारी करने में उनकी पत्नी लग गई और सवेरे जल्दी उठना है। तो 2 बजे का वहां पर अलार्म लगाया था और स्वयं लेखक की पत्नी कितने बजे उठी, 2 से पहले वहां उठ गए। और सारा जो हम जब कहीं जाते हैं तो हम तैयारी करने के लिए यादें हमें आती कि यह चीज लेना है, यह चीज लेना है, यह करना है, हम इस तरह से यह सोचते हैं। तो उसकी हम नोट करने लगी लेखक की पत्नी कि हमें वहां पर क्या क्या लेकर जाना है, जुहू पर जाना है, तो चौपाटी पर। और अब आगे जाकर क्या देखते देखो, श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। सारी सूची बना ली श्रीमती जी ने, लेखक की पत्नी ने, और लेखक के हाथ में रख दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सोल्यूशन, एक गैलन इंजन ऑयल आदि आदि चीजें और भी लिखी थी। सारी जानकारी इस सूची में लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायदुनी से मुश्किल आया। सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी नहीं कसी गई। मोटर के लिए जरूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। देखो बच्चा, हमने देखा कि श्रीमती जी ने पूरी सूची तैयार की। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, यानी हवा भरने का जो पंप होता है वो पिचकारी, ट्यूबवेल, रबर सोल्यूशन, सारा जो सामान है उसकी सब सूची बना डाली। और इतना नहीं तो दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मुश्किल आया। पायधुनी जो है मुंबई का इलाका है, पायधुनी, यहाँ पर शब्दार्थ है पायधुनी। पायधुनी मुंबई के एक स्थान का नाम है। मुंबई की
इस स्थान का नाम। बच्चों, वहां से उन्होंने मिश्री लाया और सुबह से शाम हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटखनियां भी वहां पर नहीं कसी गई। तो इस तरह से सारी तैयारी शुरू है और दिन भर सारा काम शुरू है, फिर भी खिड़की जो चटखनियां होती है, खिड़की हम लगाते हैं तब उसके लिए, और जिसे आप कहते हैं जाली कहते हैं, वो चटखनियां भी कसी नहीं गई। मोटर के लिए मेरे सामान लाते लाते रात को दिल धड़कन दुगनी हो गई थी। इतनी सारी तैयारी करते करते सारी रात की जो धड़कन है यह धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, जब रात हो गई तो सोते समय लेखक की पत्नी ने कहा, कल जूही पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी, कि चलो आज थक है लेकिन हम कल सवेरे जाने वाले हैं, तो वहां जूही पोता पीकर हम वहां पर पूरा विश्राम करेंगे तो सारी थकावट जो है आज की वह दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमरे से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया है नहीं। सुबह 5 बजते अलार्म ने शोर मचाया। देखो सारे उसने रात में श्रीमती जी ने क्या किया, तो मोटर सब अच्छी है कि नहीं, मुआयना यानी निरीक्षण, मुआयना यानी निरीक्षण किया, मुआयना। सारा रात को मुआयना किया उस गाड़ी का और मोटर का पूरा, मैंने अच्छी ढंग से है कि नहीं, क्योंकि सवेरे कहा जाना था, जूही चौपाटी पर जाना था। और 5 बजे का जो अलार्म लगा था तो सवेरे 5 बजे का अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते हुए जूही की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। अभी सवेरे जाना है तो सवेरे उठते ही जो स्टोव होता, बच्चों पता है आपको आजकल जो गैस की सिलेंडर होती है, उसी तरह से जो स्टोव होता है वो स्टोव में वहां पर जो हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद यह जो स्टोव है यह अपनी जो अग्नि है यह प्रज्वलित करता है। और स्टोव की वह सवेरे जब स्टोव मिला श्रीमती जी ने चाय रखने के लिए, तो वह स्टोव में हवा भरने लगी और आधा घंटा उसमें तो तेल भरने में लग गया। उसमें तो केरोसिन जो था वो उसमें भरा, वो तेल उसमें भरा, आधा घंटा चला गया और उसमें ढोकने चला गया आधा घंटा। ढोकना यानी हवा भरना, उसके में हवा भरनी पड़ती थी बच्चों। और फिर उसमें इतना चाय चला, इतना समय चला गया कि आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा सवेरे, और फिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया। और लेखक कहते कि हम दत्त चित्त हो तैयारी में जुट गए। दत्त चित्त यानी ध्यानपूर्वक, दत्त चित्त, दत्त चित्त। ध्यानपूर्वक, फिर ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी में लेकर कहते कि हम लग गए। यहाँ पर नेपोलियन का उदाहरण दिया है कि नेपोलियन वाटर में जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी की। नेपोलियन जब वाटर में जाने वाला था तो उसने भी यह तैयारी नहीं की होगी, इस पूरी की तैयारी। लेकिन कहते हम दोनों ने यहाँ पर इतनी तैयारी में हम जुट गए। ऐसी महायोजना को संपन्न करते हुए हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। देखो सहयोग भावना, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग भावना, यह मूल मंत्र दोनों का था। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। यह जो सहयोग होता है यह 3 बातों से होता है, मन वचन कर्म। और मन वचन कर्म इन 3 जो बातें होती है, इन 3 बातों से सहयोग एक दूसरे के प्रति होता है। और जीवन का यह मूल मंत्र है, मुझे भूलाना था। श्रीमती
प्रकृति भी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। देखो, यहाँ पर दोनों का सहयोग यहाँ पर हो रहा है और उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को उनकी चिंताओं के लिए बदले में उनके साथ हाथ बताने लगा। इस ये मुहावरे का अर्थ बच्चों हमारे किताब में पृष्ठ क्रमांक 21 पर दिया है, हाथ बताना, सहायता करना। लेखक अपनी पत्नी का हमेशा हाथ बताया करते थे और उन्हें अपनी पत्नी को याद दिला बच्चे, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। इस तरह से गेहूं को काटे जाने की तैयारी बच्चे यहाँ पर लेखक और उनकी पत्नी की यहाँ पर हो रही है। अभी आगे जाकर हम देखते हैं आज इन्होंने किस तरह से तैयारी की और गेहूं चौपाटी पर इनका जो जाने का इरादा था वो कैसे हुआ और वो गेहूं चौपाटी गए या नहीं गए। तो बच्चों हम इसका जो उत्तरार्ध जो भाग है हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। आज यही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ।